हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल में दूसरी एप्लीकेशन हमने की थी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। आज हम उसकी लास्ट एप्लीकेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। 5 नंबर में काफी बार आ चुका है, एक बार नहीं काफी बार आ चुका है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदरवाइज कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज है। इस डायग्राम को देखो, ये कोई कॉइल हमने ली, इस तरह की, ये करंट मान लेते हैं इस तरह फ्लो कर रहा है, इसमें कैसे मान सकते हैं आप। ठीक है, देखो ये कॉइल मैंने कैसी बनाई है। देखो सर्कुलर कॉइल ऐसी होती है, ऐसी, ये सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, अब ये मैंने ऐसी बनाई है। ठीक है, जिसमें ये इसके आगे वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला पार्ट है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, भी अंदर बोर्ड के अंदर है। ठीक है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड मार्क से लगा दिया है। ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रही होगी इस तरह की। ठीक है, इसकी सेंटर पे, एक्सिस पे आपको निकालना है फील्ड। तो मान लेते हैं आपको इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ये डिस्टेंस हमने मान ली एक्स। ठीक है, इस एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, पी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है। फील्ड के लिए सबसे पहले आप इसको करेक्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको यहां से मान लेते हैं आर। ठीक है, और ये भी क्या होगा आर। इस पोजीशन पे आपको निकालनी है फील्ड। ठीक है, इस लूप के लिए। तो इस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। किस तरह देखो, दिस इज रेडियस आर। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, पूरी पूरी एक्सिस ये है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो ये आ रहा है, इसी तरह ये भी किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आप इसको क्या करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आइडियल वेक्टर बनाएंगे। देखो कहीं भी बनाओ, जैसे मैंने इसके लिए ऊपर यहाँ पे बना दिया और इसके लिए ऐसे बना दिया। क्यों, एक बार हम इसके लिए देखना चाहते हैं, एक बार इसके लिए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर। ठीक है, ऊपर के लिए मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, नीचे के लिए मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं डीबी डैश। ठीक है, 2 पॉइंट के लिए हम चेक करना चाहते हैं, अदरवाइज फिर सारे पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड वैसी ही मिलेगी आपको। बताएंगे आगे कैसे आएगा ये। ठीक है, आगे देखो आप। सबसे पहला काम, अकॉर्डिंग टू बीएसएल, बीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यू। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म हम लिखना चाहते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में क्या होता है। ठीक है, पहला काम हम क्या देखेंगे कि डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, साइन थीटा कितना है। देखो आप देखो एक बार ध्यान से, ये लूप है। ठीक है, इस लूप के हमने इस पार्ट पे एक टेंजेंट डाला। टेंजेंट मतलब एक छोटा सा एलिमेंट माना डीएल, तो ये डीएल एलिमेंट कहां की तरफ आ गया, बाहर की तरफ, ऐसा है। ये आर है, देखो दिस इज डीएल एंड दिस इज आर। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल आप बताओ कितना है। जो प्लेन में आर बन रहा है उन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे जो थीटा है ना वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल
अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस में, बताइए क्या ये है नहीं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना काम आप समझ गए होंगे, उससे आगे देखिए सिमिलरली, सिमिलरली डीबी डैश कितना होगा, देखो वही सेम टू सेम काम डीबी डैश में भी है। फर्क क्या है एंगल का, अब अंदर की तरफ है और आ रहा है, सही है, इन दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये काम समझ गए आप। थोड़ी सी गर्मी आज थोड़ी सी ज्यादा है ना, कोई बात नहीं, काम तो हमें करना ही है। दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2। अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो dB जो है वो किसके बराबर है, dB डैश है ऐसा, ठीक है, क्योंकि dB और dB डैश दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, अब आगे देखिए आप किस तरह करेंगे इसको। अगला काम हम करेंगे डायरेक्शन का, किसका काम करेंगे, डायरेक्शन का। ठीक है, देखिए डायरेक्शन कैसे काम करेंगे हम, इस एरो मार्क को मैं हटा देता हूं, वो आपको समझाने के लिए था केवल। देखो dl क्रॉस r वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए आप कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या राइट हैंड पाम रूल, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वही रूल, जो आप दो चीजें में पढ़ चुके हैं पहली बार। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत काफी लोगों को यही समझ में नहीं आता कि डायरेक्शन कैसी आई, क्या हुआ। वो एक तरीका बता देते हैं, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा समझने का, याद करने का। ठीक है, पहले आप डायरेक्शन देखो, देखो डीएल है बाहर की तरफ, आर है ऐसा, है ऐसा दिख रहा है आपको साफ साफ। अब देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डीएल पे अपना हाथ रखेंगे, डीएल किस तरफ है, बाहर की तरफ, आर किस तरफ है, इस तरफ, आर किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो इस तरफ हमने फिंगर्स को घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ गई, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाने का मतलब इसके भी परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन के अंदर दिखा रखा है, और ये एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। राइट एंड पाम रूल पढ़ा है ना आपने, तो ये दो एंगल 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल भी किसमें मिलेगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये जेड। ओके, इसी तरह इसमें अंदर की तरफ है, ठीक है, इसमें आप आर की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, डीबी और डीबी डैश, ये इसकी डायरेक्शन है। ओके, ठीक है, अब याद करने का तरीका वैसे मैं आपको बता देता हूं, सभी जगह ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, डायरेक्शन काफी जगह निकालनी नहीं आती कहीं हो। इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये आपको किसकी डायरेक्शन देगा, डीबी और डीबी डैश की। ठीक है, लेकिन हमें सारा काम समझने से मतलब है, हमें याद नहीं करना, किसी चीज को रटना नहीं है। ठीक है, रटोगे तो आपका काम खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इतना काम शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का काम और देखिए, इंपॉर्टेंट काम जो है, देखो इस एक्सिस को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसके साथ ये एंगल कितना है, मान लेते हैं थीटा है, बाइसिमेट्री, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्यों, दोनों सेम बराबर ही हैं, तो बाइसिमेट्री हमने एंगल थीटा मान लीजिए। ठीक है, कंपोनेंट हमने ब्रेक किए, तो थीटा वाली साइड तो कौन से होंगे, कोस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, डीबी डैश कोस थीटा। अपोजिट साइड इस पे हमने एक वर्टिकल जो हम बनाएंगे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डीबी साइन थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, डीबी डैश साइन थीटा। क्या ये बात मेरी समझ गए आप, ये तो काफी बार हमने एंगल्स को ब्रेक किया है। ठीक है, कंपोनेंट को ब्रेक करने का तरीका आपको बता चुका हूं मैं। तो इस इक्वेशन में आप आइए, डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश है, डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश, तो डीबी डैश की जगह अगर मैं डीबी रख दूं तो डीबी साइन थीटा नीचे की तरफ और डीबी साइन थीटा ऊपर की तरफ, आपस में इक्वल और अपोजिट है, सिंस डीबी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, so they are cancel out, so they are cancel out. Okay, ये cancel out हो गए, so net field therefore
नेट फील्ड, जो नेट फील्ड होगी वो कितनी होगी पूरी, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कोस थीटा। वो चाहे आप डीबी कोस थीटा मान लें, चाहे आप डीबी डैश कोस थीटा मान लें, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक है। कभी आपके मन में ये दिमाग नहीं आ रहा हो कि डीबी कोस थीटा और डीबी डैश, इसको हम डीबी लिख दें तो यहाँ पे तो दो फील्ड हो गए डीबी कोस थीटा, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 डीबी कोस थीटा आना चाहिए, है ना। आपके मन में आया होगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, सुनो। अगली लाइन आप यहां से डालें, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, सभी के लिए जो कंपोनेंट बनेगा वो यहीं पे बनेगा कोस थीटा, तो यहाँ तो एन डीबी कोस थीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे उनको हम ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने का तरीका क्या है, आप इंटीग्रेशन कर दो। तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया डीबी कोस थीटा का, ठीक है। 2 नहीं लगाना, कभी 2 लगा दो आप, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड बनेंगे, ये तो मैंने ये 2 लाइन जोड़ी है, यहाँ लाइन और भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये n टाइम्स डीबी कोस थीटा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इन n टाइम्स को क्लियर करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको ऐड करने के लिए इंटीग्रेट। इतना काम समझ गए, ओके। अगला काम आप देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं अब यहाँ पे। अच्छा, एक चीज का क्लियरेंस मैं आपको और देता हूं, देखो। मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर वाली फील्ड कैंसिल आउट हो रही है, फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसके कारण बन रही है, और वास्तविक में ऐसा है भी। देखो, ये लूप ऐसी है, इसके अंदर करंट कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो मैंने आपको कल एक रूल बताया था कि जिस तरफ करंट हो ना उस तरफ अपनी उंगलियां फेरो आप। तो करंट कैसे चल रहा है, बाहर से अंदर, ऐसे ऐसे आ रहा है ना, ये देखो एरो मार्क के, इस तरह करोगे आप तो फील्ड सारी किस तरफ आएगी, इस तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी, ऐसी। अच्छा, ये बुक में आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी सारी, ठीक है। डायग्राम दे दोगे आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको एक एक क्लियर चीज बता रहा हूं, ठीक है, सारी। अगली चीज कोस थीटा, देखो आगे b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली आपने, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर और कोस थीटा, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखिए, आप b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, आर भी यहां भी सेम है, यहां भी सेम मिलेगा, यहां भी सेम मिलेगा, आर भी कॉन्स्टेंट, हर जगह सेम है ना, ठीक है। और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा भी कांस्टेंट है क्योंकि हर जगह फील्ड कैसी है, कोस थीटा ही है। अंदर क्या बच जाएगा, डीएल, ये वेरिएबल बच जाएगा कि डीएल इस लूप के अंदर पूरा कितना है, ठीक है। आगे देखिए, अब गर्मी आज वास्तविक में थोड़ी और ज्यादा है। सबसे पहला काम, हम कोस थीटा निकालना चाहते हैं ट्रायंगल से, ठीक है। कोस थीटा, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, कोस थीटा किस तरह निकालेंगे। देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, देखो इस लाइन के साथ ये वाला एंगल पूरा 90 है, तो ये थीटा, ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, बच गया ना। इसके बाद इस लाइन के साथ इसका एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा था, तो यहां पे कितना बच जाएगा एंगल, थीटा। बताइए मेरी बात को समझ में आ रहा है नहीं आपको, ये मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरह ये वाला इसके साथ भी परपेंडिकुलर, तो अंदर वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, और इसी तरह ये भी कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। क्या मेरी ये बात आप समझ पा रहे हैं, डीएल के साथ नहीं है ये, इस रेडियस के साथ है, ठीक है। ये मतलब मैं थोड़ा सा आपको लैंग्वेज इस तरह बता रहा हूं ताकि आप डिफिकल्ट लैंग्वेज को देख के घबराएं ना, ठीक है। मुझे नहीं पता बुक में कैसा दे रखा होगा ये, ठीक है। शायद किस बुक में आपको मिल जाए कि ये वाला एंगल ना दे के ये वाला एंगल दिया हो, ठीक है, ये वाला एंगल ना दे रखा हो, और यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे कोस हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड
डी बी साइन थीटा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप तरीके को समझो तो तरीका है बस, ठीक है। कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, ये ट्रायंगल हो गई, देखो दिख रही है आपको ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में कोस थीटा देखो कितना है। कोस क्या होता है? बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आर अपॉन में आर। समझ में आ गया? आगे देखो, इसमें रख दो आप, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ना आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और आर अपॉन में आर। आर की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। उसके बाद अब देखो आप इंटीग्रेशन जब आप डीएल का करेंगे तो ये पूरी लूप है, इस पूरी लूप की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। ऐसा है या नहीं बताओ मुझे? ऐसा ही है, ठीक है। अब आगे देखो आप, b इज इक्वल टू म्यू नोट, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 यहां पे आ गया, ठीक है। तो म्यू नोट आई अपॉन में 2, आर इंटू आर क्या हो गया? आर स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो यहां की पावर 1 है, ये 1/2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी? 3/2। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस आधा, ठीक है। तो डेढ़ हो जाएगा 3/2। ओके, इतना काम आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आगे, if there are n number of turns, अगर यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा मैं n से, तो म्यू नोट n आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही आपका रिजल्ट है, ठीक है। यही आपका क्या है? रिजल्ट है। तो शायद तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह हम लेके चले थे और कहां पे हम पहुंच गए हैं। तो डायग्राम का पूरा जो कंप्लीट है ना, वो पूरे टॉपिक होने के बाद ही कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायग्राम पहले बता देता सारा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते, ठीक है। तो जहां जहां हमें डायग्राम की जरूरत पड़ी है वहां वहां हमने कंपोनेंट ब्रेक किए, ठीक है। तो इससे हमारा रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। समझ गए इस चीज को? ओके। अच्छा, इस आर में और इस आर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी आप ये सोचो कंफ्यूज हो जाओ, ये बड़ी रेडियस है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। क्या पता बुक में इसका नाम और कुछ दे रखा हो, ये एक्स है तो ये वाई दे रखा हो, ए दे रखा हो, बी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको ए भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। अदरवाइज आपको समझ में आ गया ना, तो आप चाहे यहाँ पे ओमेगा लिख लो, चाहे अल्फा लिख लो, चाहे बीटा लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तरीका पता होना चाहिए। ये काम समझ में आया यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इस पे हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो इस डायग्राम का भी अपने पास कोई काम नहीं है, इस रिजल्ट का अपने पास काम है। और वो देखो डिस्कशन, फर्स्ट पार्ट देखो, अगर मैं एक्स को सेंटर पे लिया हूं, ये लूप थी ना, ये लूप, इस एक्स को मैं छोटा कर दूं और यहां पे लिया हूं सेंटर पे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या मान ली? 0। एक्स खत्म हो गया, ठीक है। अब देखना चाहते हैं कि सेंटर पे, अभी हमने वैल्यू निकाली थी कल वीडियो देखी थी ना आपने,
सेंटर पे जो वैल्यू निकाली थी क्या वो आती है या नहीं? अगर वो आ जाती है तो इसका मतलब हमारा ये एक्सप्रेशन क्या है? ठीक है, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2। एक्स को हमने 0 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से 2 आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, एक आर बच गया। अब आप उस रिजल्ट में देखें कि कल हमने सेंटर पे भी फील्ड कितनी निकाली थी, इतनी ही निकाली होगी। ठीक है, एक्सिस पे जाके इतनी हो जाती है और सेंटर पे कितनी रहती है, इतनी रहती है। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है? कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसानी से आप हर चीजों को पढ़ें, बहुत ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा ही, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वो आपकी इच्छा करती है कि आप किस तरह इसको पढ़ते हैं, इजी वे में पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ते हैं। जितना आप चीज़ों को इजी करना सीखेंगे उतनी ही फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का मेन रोल होता है, चाहे नीट का एग्जाम लगा लो और चाहे IIT का एग्जाम लगा लो, फिजिक्स जिसका सोल्व नहीं होता, मतलब मेनली जो रहते हैं ना बच्चे वो फिजिक्स में रह जाते हैं तकरीबन। और वो रहने का कारण क्या है कि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। बेस जिसका क्लियर हो गया तो उसका तो सब कुछ, जिसकी नींव अच्छी है तो उसका तो भाई सब कुछ अच्छा है। ताजमहल की क्या है, अच्छी है, नींव भी अच्छी है। ठीक है, ओके, तो दूसरा पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। ये दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए दूसरा पॉइंट, अगर आर, ठीक है, आर माने कि आर बहुत ही बड़ा, चलो पहले ग्राफ करते हैं इसका। हाँ एक सेकंड बेटे। हाँ पानी का छल पहले से बंद करे, सारा पानी पहले से। अच्छा, तो वो थोड़ा सा काम हो गया था। उसके बाद डिस्कशन में हम क्या कर रहे थे, ग्राफ में आप देखिए एक बार कि क्या करें हम। ये ग्राफ हम बना रहे हैं डिस्टेंस के साथ b का। ठीक है, देखो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डिक्रीज होगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसी तरह इस तरफ बनेगा। ये इस तरफ क्या है, ये पूरी एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस, समझ गए? ठीक है, लास्ट वाला काम हम करते हैं अब। अगर मैं मान लूं